नमस्कार दोस्तों। एक बार सिविल सर्विसेज में कोई घुस जाए तो शायद उसकी कभी इच्छा होगी कि वो कभी बाहर निकले। हालांकि ये रुझान धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ लोग आज है जो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। पर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो लगातार सर्विसेज में बने रहना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से। ये बात आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उनको अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 का दर्जा मिल चुका है पीएमओ में। अब रिटायरमेंट शायद इनकी जिंदगी में क्या है ये अभी उस पे सोच ही नहीं पा रहे। ये एक हो सकता है टेंडेंसी भी बन जाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत समय के लिए सिविल सर्विसेज में होता है तो वो इतने पर्क्स और अलाउंसेस देख चुका होता है कि उसके बाद की जिंदगी उसको बहुत मुश्किल होता है जीना। और इसीलिए वो चाहता है किसी ना किसी तरीके से वो सरकार के आसपास ही रहे। पर सवाल यहां पर यह है कि आप हर साल अगर रिटायर नहीं करेंगे तो नए लोग कहां से भर्ती होंगे? और अगर रिटायर होने वालों की संख्या कम होगी तो भर्तियां भी कम आएगी। बात सिर्फ इनकी नहीं है, ये बात हर उस व्यक्ति की है जो सरकार के नजदीक होता है और वो सरकार में बने रहने के लिए कमीशन में किसी न किसी नियुक्ति में हमेशा बात करता रह सकता है और जुड़ा रह सकता है। अब यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि अगर आपको कोई पोस्ट बाद में चाहिए थी तो क्या आप अपने किसी पोस्ट के दौरान न्यूट्रलिटी दिखाए थे? ये भी सवाल बड़ा उठता है सर। आइए समझते हैं कि क्या है। हम किसी पे यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं। ये सेशन बस ये बताने के लिए है कि कैसे आज इस डेमोग्राफिक डिविडेंड में अगर हम लोगों को जॉब्स देना चाहते हैं, स्किल देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जॉब्स क्रिएट करने होंगी। और जो लोग हैं जिनका एक अवधि है कि ठीक है आपने अपना एक बहुमूल्य समय दिया है, आपने देश की सेवा की है, एक रिटायरमेंट का समय भी होना चाहिए। आर्मी में भी होता है। तो एक तरफ जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और एक तरफ लोग के मन में ये भी है कि रिटायरमेंट वो क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं रिटायरमेंट क्या होता है। खैर बात यह है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक गैजेट नोटिफिकेशन द्वारा फिलहाल जारी किया कि पीएमओ में दरकार पड़ रही है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बनाया गया है शक्तिकांता दास साहब को, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रहे। इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बनाया गया। एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई है। पोस्ट होती नहीं है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएमओ में होते हैं, पर इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 का दर्जा दिया गया है। जो ऑलरेडी कार्यरत हैं वो भी काम कर रहे हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इससे पहले हम आपको एक चीज बता दें। देखिए अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो सीएमसी कोड लगाइए। 60% का ऑफ अभी हमारे कोर्सेज पे मिल रहा है। आप जुड़ जाइए और बेहतरीन पढ़ाई करिए हमारे साथ। कोर्सेज हमारे चालू हो चुके हैं। खैर कहानी यह है कि शक्तिकांता दास गवर्नर रहे हैं उस समय जब कोविड की एक भयावह संकट उत्पन्न हो चुकी थी। एक भयंकर अर्थव्यवस्था में विकार आ चुका था। तब ये गवर्नर रहे, उन्होंने इस इकोनॉमी को स्ट्राइव करके निकाला है। स्वाभाविक सी बात है, महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है इनका। 2018 से 23 तक ये आरबीआई के गवर्नर बने रहे। तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं जो 1980 बैच के हैं और इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बनाया जा रहा है। तो सवाल यह कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आखिर है कौन? क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी एक ही पोस्ट है? जी बिल्कुल भी नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी आपके पूरे सिविल सर्विसेज का टॉप अधिकारी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है आपके पीएमओ का, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एड माना जाता है प्राइम मिनिस्टर का। थोड़ी जानकारी अगर हम आपको और दें, इस पीएमओ में आपके पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होते हैं, एडवाइजर टू पीएम भी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज भी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरीज भी होते हैं और बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। इसी पीएमओ में एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2, जिसके अब पोस्ट संभालेंगे शक्तिकांता दास। आइए कुछ समझते हैं बहुत चीजों को। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या इतना आसान है कि सारे आईएएस जो नियुक्त हो जाएंगे वो सब सेक्रेटरी के लेवल पर जाएंगे? एक तह पहलू ये भी है। बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता दें, हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ रिपोर्ट्स जिनका मानना है। एक रिपोर्ट आई हमारे पास यूपीएससी द्वारा ही, ओनली अबाउट 3% ऑफ आईएएस ऑफिसर्स रीच द लेवल ऑफ सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे तो आसानी से कोई चला भी जाता है क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ठीक ठाक नंबर आती है। इसके बाद आगे बढ़ने में सिर्फ आपकी मेरिट नहीं, सिर्फ आपका समय नहीं, सिर्फ आपका अनुभव नहीं, बहुत और कुछ मायने रखता है। अब आप समझ सकते हैं हम कहां इशारा कर रहे हैं। पर 2021 की एक रिपोर्ट हमारे इसके हिसाब से मात्र 30%, 3% लोग ही सेक्रेटरीशिप में ठीक से जा पाते हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी बन भी जाते हैं तो आगे बढ़ने में शायद थोड़ा बहुत समय होती है। दूसरी चीज, क्या हमारे भारत में डेमोग्राफी डिविडेंड या डेमोग्राफी की कमी है? क्या हमारे पास नौजवान लोग कम है? क्या हमारे पास जॉब्स आ सकती हैं? और सर हमारे यहां डर्थ ऑफ आईएएस आईपीएस है, हमारे यहां अधिकारी कम है। जितनी नियुक्ति होनी चाहिए उतनी होती ही नहीं है।
और ना जाने कितनी बार रिपोर्ट्स आई हैं कि आपको हर साल रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहिए आईएएस आईपीएस में, बावजूद उसके आईएएस आईपीएस दोनों मिलाकर 200-250 की वैकेंसी बनती है। हमारे पास एक तथ्य आपको दिखाने के लिए, अगर आप ब्यूरोक्रेटिक ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं सर, तो कर्नाटक में नंबर ऑफ पोस्ट 314 होनी थी, 62 सीट वेकेंट पड़ी है। केरला में 231 होनी थी, 71 सीट वेकेंट पड़ी है। मतलब अगर हम परसेंटेज ऑफ वैकेंसी निकालें तो ऑल इंडिया में लगभग 7000 की पोस्ट होनी चाहिए आईएएस की, जो फिलहाल आपको मिलेगी 1400, सॉरी, जो आपको फिलहाल मिलेगी 5205, मतलब 1400 1500 के आसपास वेकेंट है। लगभग 22 से 23% अभी भी सीट वेकेंट है। वेकेंट का मतलब क्या है? आपको जरूरत है, सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, पर ये वैकेंसी कभी आपको दिखती नहीं है, क्योंकि कभी भी राज्य अपनी वैकेंसी इतनी बढ़ा के भेजते ही नहीं है। उसका भी रीजन है, जो पुराने लोग हैं जब तक वो सर्विस में बने रहेंगे, रिटायर नहीं होंगे, तो आपके आईएएस कैडर के लिए, आईपीएस कैडर के लिए नए लोग आएंगे ही नहीं। आप देखते होंगे अमूमन आपके राज्य में डीजीपी जो बनते हैं, जो काफी सीनियर लेवल पे जाकर सेक्रेटरी बनते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को टिकाए रखते हैं सरकार में ही, चूंकि एक उनका अनुभव भी है, और दूसरा वो रिटायर जल्दी नहीं होना चाहते हैं, वो 3-4 साल का एक्सटेंशन ले ही लेते हैं। हमारे पास तमाम कमीशंस हैं, हमारे पास तमाम एपेलेट ट्रिब्यूनल बॉडीज हैं, जहां पर इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। कई बार तो रिक्रूटमेंट बोर्ड में ही इनका चयन कर दिया जाता है, पर ये बने रहते हैं, क्योंकि एक अनुभव भी है, और दूसरा ये बहुत जल्दी उस सर्विस से अब अपने आप को विरक्त नहीं कर पाते हैं। अब यहीं पे अगर आप बात करें कि आर्मी में तो ऐसा नहीं होता है, आर्मी में तो रिटायर्ड तो 99.9% रिटायरमेंट ही है। जजशिप में अगर आप देखें तो जजेस में भी अमूमन यही होता है, अगर कोई और कमीशन है, जो कि बहुत कम है, जहां पे जुडिशरी जाती है बहुत कम है, पर यहां पर बहुत सारे ऐसे कमीशन है जहां पर आईएएस की रिक्रूटमेंट हो जाती है। अब अगर आप रिटायर नहीं हो रहे हैं तो नीचे के लेवल पे लोगों की एंट्री में दिक्कत आती है। जो व्यक्ति उस समय काम कर रहा था, जिस समय ऊपर वाले बैच की रिटायरमेंट ठीक से नहीं हो पा रही है, तो कंफर्म मान लीजिए नीचे वाला बैच ठीक से बन नहीं पाएगा, यहां वैकेंसी कम आएगी। और यही कारण है कि कई बार आईएएस आईपीएस का वैकेंसी देखेंगे, ये उसी नंबर के आसपास बार बार आती है, 1-2 कम ही आती है लगभग, अगर आप देखेंगे तो। हमारा रुझान इस बात पे भी है सर, कि सिविल सर्विसेज की तैयारी तो लोग कर रहे हैं, अपनी एक बेहतरीन प्रोडक्टिव लाइफ, और अगर हम ये वर्ड लिखें तो इसका मतलब यूथ से समझिएगा, आप अपना यूथ जो है लगा रहे हैं सिविल सर्विसेज में, तैयारी कर रहे हैं। चांस ऑफ सक्सेस टू लेस, मेहनत बहुत ज्यादा, एकदम डिस्प्रपोर्शनेट है ये। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की आप बात कर ही रहे हैं भारत में तथ्यों के हिसाब से, तो हमारे पास तथ्य हैं जिसके हिसाब से अक्टूबर तक में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.4% के आसपास थी, जो कि ठीक है, एक बहुत ऐसा फिगर है जो शायद आप और हम विश्वास ना भी करें। इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे ने हमें बोला अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, जिसपे हमारा शायद विचार अलग हो सकता है, पर ठीक है, एक सरकारी दस्तावेज है जिसपे हम सवाल नहीं उठाना चाहेंगे। पर आपको अगल बगल झांक के क्या ऐसा लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में इतनी ही होगी? लोग तैयारी कर रहे हैं, लोग फॉर्म भर रहे हैं, और फॉर्म भरने में अपना दिन रात समय बिता रहे हैं, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, और जब हमें यह पता चलता है कि वैकेंसी कम आ रही है, क्यों कम आ रही है? उसका रीजन है कि ऊपर के अधिकारी अभी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, वो अभी अपने आप को रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्विस में है, तो उनका एक वहां पर होल्ड भी है, और इसीलिए हमारी एंट्री भी नहीं हो पाती है। सोचिएगा इस बात पर बैठकर, और आप बताइएगा क्या आपको लगता है भारत में वाकई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3-4% के आसपास है? आपको क्या लगता है? और आपको क्या लगता है भाई, एक अवधि दे दी गई है, कॉमन प्रिंसिपल होना चाहिए कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए, ये ज्यादा फिजिबल होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप रिटायर नहीं हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप एक ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ जाइए, एक एडवाइजरी के साथ जुड़ जाइए, जहां पे आप बैठकर अपने अनुभव को शेयर करिए, ये बहुत अच्छा सबके लिए होगा। पर आपके बैच में रिटायरमेंट ना हो, इसकी वजह से अगला बैच ठीक से ना बने, ये सवाल बहुत बड़ा है। सोचिएगा और बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको क्या लगता है। आइए अब हम आपको बता दें अपने बारे में। भैया देखिए, अगर जुड़ना है ईमानदारी से, सीसैट पढ़ना हो, 2,999 रुपए में सीसैट का कोर्स ले जाइए, आराम से पढ़िए बैठकर। और हमारे 4 कोर्सेज सर, प्रारंभ है हिंदी में 2026 का चालू हो चुका है, आगाज 2027 का चालू हो चुका है, आरंभ 2026 चालू होगा 27 से इंग्लिश है, और इग्नाइट इंग्लिश बैच है वो भी चालू होगा। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए, यही सबसे बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही, आपको बता दें, जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस आवाज को दूर तक फैलाइए। जय हिंद।